नमस्कार, मैं नीरज जोशी समाचार सेवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शहर में चुनावी चर्चा जोरों पर है और मेरे साथ सिद्धार्थ जोशी हैं। सिद्धार्थ से आप परिचित हैं ही हैं। बीकानेर शहर में जो लोग हैं उसको सिद्धार्थ जी को कई प्रकार से जानते हैं। तो आज हम चुनावी चर्चा करेंगे। एक पत्रकार के रूप में भी जानते हैं, एक ज्योतिष के रूप में भी इनकी पहचान है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आज की जो बात है हम चुनावी माहौल की बात करें, क्योंकि शहर में भी चर्चा का विषय एक ही है, विधानसभा का चुनाव, 2 उम्मीदवार सामने हैं। क्या सोचते हैं जोशी जी आप, सिद्धार्थ जी? देखिए, पहली तो हम बात करते हैं यहाँ की माहौल की। तो किसी भी दूसरी जगह की तुलना में यहाँ पर जो बीकानेर में माहौल होता है उसमें बजाय की तनाव की उमंग ज्यादा दिखाई देती है। चाहे आप पाटों पे देखेंगे, आप चाहे आप मंदिरों में देखेंगे, चाहे आप चाय की थड़ी पे देखेंगे, चाहे पान की दुकानों पे, जहां भी कहीं आप जाएंगे वहां पर चुनाव की चर्चा होती है और लोग कतराते नहीं है अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बताते हुए। उन्हें स्पष्ट है कि भाई हमें इस कैंडिडेट का ये अच्छा लगता है, इस कैंडिडेट का ये खराब लगता है। आपने तनाव की बात कही, सही बात है कि जो चुनाव में मैदान में खड़ा है तनाव तो उसको होगा, जितना भी होगा। जब तक 25 तारीख को मतदान नहीं पड़ जाता है तब तक जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो स्वतंत्र रूप से लड़ रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, उनके जो मन में है जरूर तनाव होगा। उनके जो दिनचर्या है वो भी थोड़ी बिगड़ी हुई है और बहुत सहज रहना पड़ता होगा उनको। उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत स्वाभाविक है। देखिए, हार जीत का तनाव तो कैंडिडेट को हमेशा ही रहता है। तो मैं हार जीत से पहले ये जो मेले जैसा माहौल है, चाहे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक, हर एक चर्चा में हमें 2 प्रमुख पार्टियां, यहाँ पर क्या है कि चुनाव में अभी तक की स्थिति मैंने देखी है कि कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों को ही प्रमुख पार्टी माना जाता है और इन्हीं को कैंडिडेट को ही प्रमुख प्रतिद्वंदी माना जाता है। तो पहले तो ये रहता है कि किसे टिकट मिलेगा, और जब टिकट मिल जाता है तब दोनों कैंडिडेट के बिल्कुल ऐसे, हालांकि बहुत ज्यादा लोग साइलेंट रहते हैं, लेकिन जो प्रमुख उनके समर्थक हैं बड़े खुल के सामने आ जाते हैं। मैं आपको टोकूंगा बीच में। आपने जो बोलने के अधिकार की जो बात की, लोग जो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, मैं चाहता हूँ ये हमें विरासत में मिली और पाटा संस्कृति इसकी बड़ी देन है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, पाटे इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पाटा अपने आप में शक्ति स्थल भी है, साहित्य का स्थल भी है और सामाजिक स्थल भी है। तो पाटा अपने आप में एक बहुत समृद्ध परंपरा है। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि इटली के उदिने शहर में भी लगभग ऐसी ही पाटा परंपरा है, और बीकानेर में ये परंपरा रजवाड़ों के समय से है। और कुछ पाटे तो उस समय भी इतने शक्तिशाली रहे हैं कि जब कहा जाता था कि गढ़ में बीका, शहर में कीका, तो वो पाटे अगर इस लोकतंत्र में भी अपनी भूमिका बनाए हुए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अब इतनी देर की बातचीत में अगर हम उम्मीदवारों का नाम न लें तो लोगों को लगेगा कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस से बीडी कल्ला उम्मीदवार है, 10वीं बार मैदान में है, और भाजपा से जो है जेठानंद जी व्यास है उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर उनकी जरूर पहचान लोगों की है, हिंदूवादी नेता के रूप में वो जाने जाते हैं और धर्म यात्रा निकालने के बारे में उनकी काफी वो रही है और पहचान रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे, अगर केवल हम प्रत्याशियों की बात करें तो मुझे बीडी कल्ला के सामने जेठानंद जी कहीं नहीं टिकते राजनीति के मामले में, क्योंकि जो बंदा 10वीं बार टिकट लेके आया है, यहाँ तो एक बार भी टिकट लाने में पसीने आ जाते हैं, इन्होंने 10वीं बार टिकट लेके आया है, लगातार 10 और 10 बार में से 9 चुनावों में से 6 चुनाव जीते हैं। मतलब उनका सक्सेस रेट भी 66% है। एक बार 93 में हारे थे, फिर 2 बार लगातार जिनसे हारे, गोपाल जोशी जी से, वो भी पूर्व कांग्रेसी थे जी, और बाद में वो भाजपा में आ गए, बड़े ही मंजे हुए राजनीति के थे। तो उनसे हारना भी कोई ऐसा नहीं था कि कल्ला जी वैसे ही हार गए। मतलब ये तगड़े पहलवानों की लड़ाई थी, एक पहलवान चित हो गया। और बाद में गोपाल जोशी जी को भी फाइनली बीडी कल्ला जी ने हरा दिया। तो 80, 85 और 90 के जो चुनाव है वो लगातार 3 बार जीते थे। हाँ। और फिर नंदू महाराज नाम का एक व्यक्ति बीच में आया और उन्होंने उनका जो विजय रथ रोका था। नहीं, महाराज का भी अपना एक दौर था। उसमें भी क्या है कि उस दौर में ऐसा माना जा रहा था कि बजाय कि नंदू महाराज की जीत के कल्ला जी का विरोध है वो महाराज को जिता गया। चलिए, आपने जब विरोध की बात शुरू कर ही दी है तो इस बार विरोध में किसका माहौल है? क्या कल्ला जी के पक्ष में माहौल है या विरोध है कुछ कई जगहों पे? मैं आ रहा हूँ वहां पर। पहले तो हम देखते हैं कि कैंडिडेट के स्तर पर तो कैंडिडेट एक तरफ तो हमारे पास में पुराने मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व मंत्री हैं,
जो कि कांग्रेस से मैदान में है। दूसरी तरफ जेठानंद जी व्यास हैं, वो मूल रूप से हिंदू जागरण मंच के हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू जागरण मंच के कोटे से ही उनको बीकानेर की टिकट मिली है। तो कैंडिडेट के स्तर पर दोनों का कोई मैच नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह है कि पार्टी जो भाजपा है वो न सिर्फ बीकानेर के स्तर पर बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा बैकअप दे रही होगी, तभी उन्होंने जेठानंद जी पर दांव लगाया है। तो ये जो कैडर है भाजपा का, जिसको हम संघ के तौर पर जानते हैं, जिसको हम हिंदू जागरण मंच के तौर पर जानते हैं, जिसको हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पर जानते हैं, जो अनुषंगिक संगठन है, वो सभी इस समय सक्रिय निश्चित तौर पर हुए होंगे, तभी वो इतना बड़ा दांव खेला जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्पष्ट तौर पर एक तरफ कल्ला जी हैं, जहां पर बीकानेर में कांग्रेस यानी कल्ला कांग्रेस, और दूसरी तरफ जेठानंद जी हैं जो भाजपा और भाजपा के अनुषंगिक संगठन। तो ये इस बार जो बीकानेर पश्चिम के जो चुनाव हैं, ये एक पर्सन, एक व्यक्ति के विरुद्ध एक पूरी पार्टी, एक पूरा संगठन है। चलिए, आपने संगठन के बारे में बता दिया। विरोध की बात जहां तक मैं कर रहा था कि कल्ला जी के सामने विरोध की जो बात आ रही है, आप उसको कहां तक देखते हैं? वैसे एक बात बता देता हूं मैं, आप ज्योतिष, आपकी रुचि भी है और आप ज्योतिष जानते भी हैं। तो कल्ला जी कई बार मैंने भी सुना है उनके मुंह से कि वो कहते हैं मैं कर्क लग्नी हूँ, और कर्क लग्नी का अगर कोई विरोध करता है तो नुकसान उसी को होता है, कल्ला जी को नहीं होगा। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? ये एक अलग विषय है। देखिए, ज्योतिष के मामले में मेरे फलादेश बहुत अच्छे नहीं गए हैं। पर्टिकुलर में जातक कुंडली की बात की जाए तो जहां तक मुझे याद है, कल्ला जी कर्क लग्नी की कुंडली है और उसके छठे भाव में गुरु विराजमान है। तो जिस जातक की कुंडली में छठे भाव में गुरु होता है, वो अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहता है। अब दूसरी तरफ बात इसमें, अब अकेले व्यक्ति तो चुनाव लड़ता नहीं है, हमारे पास में दूसरे कैंडिडेट का भी कुंडली होनी चाहिए। मैं जेठानंद जी से मिला था, उनके पास में अपनी कुंडली नहीं है, तो हमारे पास में इस बारे में आधी सूचना है। नहीं, वो तो चलो पार्टी के सामने लड़ रहे हैं इसलिए उनका तो विरोध जो है वो बनता है, पर कल्ला जी का जैसा वो जो वक्तव्य है उनका ये है कि अगर उनके पार्टी में रहकर उनका कोई विरोध करता है तो नुकसान उसको होता है। आप उस बारे में क्या कहेंगे? पार्टी में रहकर के देखिए, दो विरोध मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं, जो कि सब एक तो प्रत्यक्ष है कि राजकुमार किराड़ू जी, जो कि इसका कैडर है, कांग्रेस का कैडर है, सेवा दल, उसके वो बड़े सशक्त खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने टिकट वितरण के बाद में अपना गुस्सा न केवल स्पष्ट रूप से जाहिर किया, बल्कि उन्होंने इसका विरोध करते हुए भाजपा में शामिल हो गए। जी जी। तो ये स्पष्ट विरोध दिख रहा है। मैं नहीं जानता कि किराड़ू जी कितने वोटों का नुकसान करेंगे, हो सकता है 50 का करे, 500 का करे, 5000 का करे, इसको आज की तारीख में इसको स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ डैमेज वो करेंगे। दूसरा विरोध है, वो थोड़े टाइम पुरानी बात है कि ये बात उभर करके आई कि जब बीकानेर में नए नेतृत्व के बारे में बात हो रही थी, तब कल्ला जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे अलावा कोई भी बीकानेर में सक्षम कैंडिडेट नहीं है। तब उनका विरोध करते हुए पुराने कांग्रेसी अरुण व्यास जी, जो चतुर्भुज व्यास जी के परिवार से हैं, जो पूर्व सभापति रहे हैं, उनके परिवार से जो अरुण व्यास ने ताल ठोक दी थी कि मैं युवा भी हूं और सक्षम दावेदार भी हूं और मैं खुद को प्रस्तुत करता हूं, और उन्होंने पूरे शहर में इसके लिए अपने पोस्टर भी लगवा दिए थे परिवर्तन के नाम से। तो इन दो चीजों को देख करके हम कह सकते हैं कि ये दो तो स्पष्ट विरोध हैं जो कल्ला जी के हैं। और तीसरा विरोध एंटी इनकम्बेंसी का जो होता है कि कल्ला जी जितने समय तक रहे हैं, तो बीकानेर की जनता हमेशा से ये रहती है कि जो गद्दी पे बैठा है उसका तो विरोध करना ही है। बीकानेर की क्या, चुनाव में हमेशा भी जो सत्ताधारी है उसका एक सहज विरोध होता ही है। जहां तक उन्होंने ये जो बयान दिया था कि भी मेरे सामने कोई नहीं है, हालांकि वो बयान उन्होंने उस मंशा ये नहीं थी कि लोग सक्षम नहीं है, उनका ये कहना था जितना अनुभव उनके पास है, जितने 24 साल तक जो मंत्री रहे हैं उसको अलग वे में लिया गया। पॉलिटिक्स है जब वो विरोधी उसका ले सकते हैं, मीडिया भी अपना काम करती है, तो उसका उस बयान को उनका लिया। जबकि उनका ये कहना था मैं 24 साल मंत्री रहा हूँ और मैं आगे विकास कार्य इतने कराए हैं, सारी लिंकेज चीजें हैं, तो मैं उसमें आगे और करवा पाऊंगा। इस हिसाब से उनका कहा था। उनका किसी युवाओं के प्रति ये नहीं था कि किसी युवक में द्वेष भावना रखते हैं। उनका कहना था मैं खुद सक्षम हूँ, जितना सक्षम हूँ उतने दूसरे लोग और सक्षम तो मेरे हिसाब से मुझे मैं ये समझ पाया उन बात को, हालांकि इसका विरोध अलग तरीके से हुआ है। नहीं, वो सक्षम है, कल्ला जी पहले भी सक्षम थे, आज भी सक्षम है, और अगर उन्होंने कहा है तो गलत भी नहीं कहा है जी कि भाई उनसे ज्यादा सक्षम कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस के लिए खोजना थोड़ा मुश्किल है। आज वो सक्षम है, 1980 की बजाय जितना वो आज कह सकते हैं,
ये मैं ये कहता हूँ कि 10वीं बार चुनाव लड़ रहा है कोई व्यक्ति, वो ये कह सकता है कि मैं उनकी बजाय तो मैं सक्षम हुई हूँ, बिल्कुल। मेरे सामने उतने लेवल का कोई आदमी नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो उनका मंशा ये रही होगी। अब मीडिया में क्या चलता है वो आप जानते हैं। कुछ क्या है कि पिछले कुछ टाइम से, जैसे मैं पहले 2004 में राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाना है, अब मोदी जी उसके बाद में कह चुके हैं कि 70 साल 75 साल से ज्यादा के लोग पॉलिटिक्स से तो थोड़ा दूर हो जाएं। तो उसके बाद से एक लहर सी बनी है, क्योंकि एक तो करीब 60% युवा है जो अब इस देश का है, तो 60% पॉपुलेशन है जो कि युवा है। जी जी। तो एक युवाओं के प्रति एक खिंचाव, एक आग्रह बनता ही है जी। तो के लगभग यही आग्रह रहा होगा। और कल्ला जी अपनी जगह पर अपनी सही बात कह रहे हैं कि अगर जिताऊ कैंडिडेट चाहिए तो मैं हूँ जी, वरना तो किसी को भी टिकट दिया जा सकता है। पार्टी डिसाइड जिताऊ पे ही करती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेठानंद जी के वो भी लगभग ऐसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि सामने से कोई अभी बोल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये व्यक्ति वर्सेस पार्टी है। मतलब ये जो एक प्रतिद्वंदिता है ये व्यक्ति से व्यक्ति की नहीं है, व्यक्ति से पार्टी की है। तो पार्टी ने इस बार निर्णय किया जेठानंद जी को टिकट देने का, लेकिन इससे बहुत पहले, कई महीनों पहले, जो गोपाल जोशी जी के पुत्र हैं गोकुल जोशी जी, उनको सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। कुछ छंती हुई सूचनाओं से ऐसा भी मिला कि संघ ने जेठानंद जी को पहले कह दिया था कि आप तैयारी करो, लेकिन जेठानंद जी अपनी विल पावर उतनी ला नहीं पाए और उतना उन्होंने पहले टिकट मिलने से पहले वो अपने प्रचार में नहीं कूद पाए थे। उससे कुछ ऐसा भी था कि कुछ रोष था, लेकिन अंततः हिंदू जागरण मंच के कोटे से, ऐसा माना जाता है कि हिंदू जागरण मंच के कोटे से उनको टिकट मिल गया। अब जैसे उनको टिकट मिला तो जो पहले जिनको बीकानेर में काबिल कैंडिडेट माना जा रहा था, उनको जो सबसे आगे थे उन गोकुल जोशी जी थे। एक तो उनके पास में पीछे पैसे का बैक अच्छा है, पॉलिटिकल परिवार से हैं और उनकी खुद की संघ में भी अच्छी पकड़ है। इन चीजों को देखते हुए उनको बिल्कुल निरापद माना जा रहा था कि उनको टिकट मिल ही जाएगा। तो अब अगर नहीं मिला है तो कुछ ना कुछ रोष उनके अंदर होगा। ठीक है, पार्टी की जरूरतों को देखते हुए हो सकता है कि वे अपने निजी स्वार्थों को एक बार दमन कर लें, लेकिन अगर हम केवल रोष की बात करें टिकट में वितरण के बाद में, तो ये कारण ये हो सकता है। दूसरा, एक सक्षम दावेदार ऐसा भी है जो कि बहुत टाइम से पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिकल परिवार से है और महत्वाकांक्षी भी है, अविनाश जोशी जी हैं। तो अविनाश जोशी जी को भी ऐसे ही माना जा रहा था कि वो सक्षम दावेदार है। तीसरा दावेदार हम ऐसा मान सकते थे कि अगर इन दोनों को भी नहीं किया जाए तो और किसको दावेदार माना जा सकता है। तो अभी हाल ही में अमेरिका से लौट करके बीकानेर आए अरुण आचार्य, उनका उपनाम रूसी है जी जी, तो वो पहले एक बार चमत्कार कर चुके हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में। आज से 20-30 साल पहले उन्होंने वहां पर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए थे। वो ये बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू था कि कोई ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि बीकानेर का एक लड़का वहां जाएगा और जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो एक बड़े सशक्त दावेदार थे वो भी। और अभी ऐसा लग रहा था जब वो आए और जब लगातार वो जो मंत्री हैं मेघवाल जी, उनके साथ वो लगातार घूम रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर वरद हस्त है केंद्रीय मंत्री का, लेकिन अंततः उनको भी टिकट नहीं मिला। तो वो तो खुलकर के सामने आए हुए थे। तो ऐसा लगता है कि उनको जो अगर टिकट नहीं मिला है तो कुछ न कुछ प्रतिरोध उनका भी रहा होगा। उसके अलावा एक नाम ऐसा है जो कि बीकानेर की राजनीति में बहुत टाइम से है, वो है ओम आचार्य जी के पुत्र सुपुत्र हैं विजय कुमार आचार्य जी। जी जी। वो न केवल संगठन में बहुत लंबे समय से सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि महत्वाकांक्षी भी हैं। हालांकि उनको संघ ने संगठन में पार्टी ने पद दे रखा है, भाजपा में वो जिलाध्यक्ष हैं अभी। तो लेकिन विधायक के लिए भी, एमएलए की सीट के लिए भी वो प्रबल दावेदार थे। तो जो 4 लोग हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और भी लोग हो सकते हैं लेकिन 4 लोग तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इन चारों का अगर नंबर कटा है और जेठानंद जी को मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें पार्टी का कितना नियंत्रण रह पाता है, कैडर कितना काम कर पाता है, उसी पे। तो कल्ला जी के सामने सिर्फ एक बंदा है और एंटी इनकम्बेंसी है और उनका खुद का वक्तव्य है। ये 3 चीजें कल्ला जी के विरोध में जाती है और जेठानंद जी के खिलाफ जाती है कि उनको जिन काबिल लोगों को पीछे करके फिर उनको टिकट दिया गया है
वो इनके खिलाफ जाती है। जहाँ तक आपने काफी लोगों की बात बताई, बीजेपी में लिस्ट जो है वो लंबी थी उम्मीदवारों की। जहाँ तक बात कर्मचारी नेताओं की बात करें तो 3-4 कर्मचारी नेता ऐसे थे जो जिन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था। उसमें आप भंवर पुरोहित अच्छे समाज सेवी भी रहे हैं और कई आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, काफी उनका अच्छा वो वरदस्त है लोगों में। दिलीप जोशी हैं, ऐसे ही महेश जी व्यास है जो जयपुर में सचिवालय में जो कार्यरत थे। महेश व्यास जी ने तो बड़ी पार्टी करके अपनी मंशा स्पष्ट भी कर दी थी, यहाँ पुष्करण हो कि उन्होंने लगातार महेश व्यास है, दिलीप जोशी हैं या भंवर पुरोहित है, ये लगातार 2-3 टर्म से मैं देख रहा हूँ ये लगातार टिकट मांग रहे हैं पर इनको कामयाबी नहीं मिली। अब इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कर्मचारी नेताओं के बारे में? भाई ये देखिए, एक चीज इन्हीं में से किसी एक, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, इन्हीं में से कैंडिडेट ने कहा था कि जब तक सगपन नहीं हो जाता, जब तक उनका रिश्ता नहीं हो जाता है, जब तक वो कमारी है तब तक सभी वर है। तो ये तो एक स्वयंवर था और सारे ही खड़े ही थे। अब माला अगर जेठानंद जी की डली है तो बाकी को अब कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। मेरा इन नेताओं से, जो कर्मचारी नेता है, मैं 2-3 बार लगातार गया हूँ। पिछले चुनाव में भी जब मैंने इनसे कहा था बार बार मांगते हो, तो उन्होंने कहा इस बार लास्ट मांग रहे, पिछली बार भी यही कहा था। और फिर जैसे चुनाव आते हैं फिर वो टिकट मांगते हैं और उनका नंबर नहीं लग पाता है क्योंकि पार्टी लाइन भी बहुत बड़ी है। चलिए, तो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत लंबी बातचीत हो गई है। दर्शक बोर ना हो तो हम ये चाहेंगे कि और कोई लास्ट टिप्पणी अगर करना चाहें जोशी जी तो वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जोशी जी बात बताएं, कुछ और जो आप जोड़ना चाहते हैं इसमें। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये व्यक्ति वर्सेस पार्टी या व्यक्ति वर्सेस संगठन ये चुनाव है बीकानेर में। तो जेठानंद जी के पास में ऐसे बिंदु नहीं है जो कि वो मैन टू मैन कला जी को काउंटर कर सके। तब उनके पास में एक दूसरी चीज होती है, हालांकि जेठानंद जी इस फील्ड में नहीं है लेकिन उनका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग ही कैसे दिखाई देता है कि उन्होंने सबसे पहले जब शुरुआत में टिकट मिला, दूसरे तीसरे दिन जब उनसे मिला और उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य भी जारी किया है इसका कि उनके पास में टिकट मिलते ही उनके पास में सिक्का समाज, जो मुसलमान समाज है, उसके लोग आए और उन्होंने कहा मोहल्ले में आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो जेठानंद जी ने कहा कि ये उन्होंने खुद ने बताया जेठानंद जी कि भाई मैं तो आपके वहां मोहल्ले में नहीं आऊंगा, ना तो सम्मान लेने के लिए ना पैसा लेने के लिए, क्योंकि आप मुझे वोट देंगे नहीं और तुम बिना वोट के सम्मान लेने का मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो आप अगर मुझे अपने मोहल्ले में बुलाना चाहते हैं तो आप मुझे अपने बूथ से वोट दिलाइए, वोट दिखाएंगे तो मैं आपके वहां पर आ जाऊंगा। दूसरी बात अभी उन्होंने हाल ही में आज ही कही है कि मैंने कभी किसी मुसलमान को गाली नहीं दी, लेकिन अगर मेरे हिंदुत्ववादी होने की वजह से अगर कोई मुसलमान मेरे से प्रतिकार करता है तो हमेशा करता रहे, मैं हिंदुत्ववादी रहूंगा। तो ये दो बातें बहुत स्पष्ट करती हैं कि जेठानंद जी को ध्रुवीकरण का अंदाज है कि कैसे किया जा सकता है और वो इस काम में लग भी चुके हैं। तो अगर ध्रुवीकरण होता है तब कला जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो डिस्पर्स हो चुका है सीमांकन के बाद में। तो बंगला नगर है, गंगाशहर, बीनाशहर है, ये बीजेपी के गढ़ है या हिंदुत्व के गढ़ कहे जा सकते हैं। और जो उनके वोट देने वाले हैं वो पूर्व में काफी जो उनके लोग हैं वो पूर्व में जा चुके हैं। तो इसलिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है कला जी के लिए अगर ध्रुवीकरण हो जाता है। तो आपने सही कहा, हिंदू मुसलमान की भी बात आपने की और परिसीमन की भी बात की। तो कला जी भी कई बार, जैसे कला जी के सामने एक संकट और हो सकता है क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जो है वो अपन मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ वोट देगा और अभी अल्पसंख्यक समाज है उन्होंने अपना विरोध जताया और अब्दुल मजीद खोखर को अपना आरएलपी से वो उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं और शायद उन्होंने नामांकन भी आज भर दिया है। और परिसीमन की बात की तो स्वयं कला ये मानते हैं कि जो परिसीमन के कारण वो जो बीच में जो दो चुनाव, एक तो 93 का जो हारे थे, सॉरी जो बीच में 2 चुनाव हारे थे 2008 का और 13 का, वो परिसीमन की वजह से हारे थे। तो उसमें उनकी जो जहाँ पर वो जीत होती थी वो वार्ड सारे जो है वो बीजेपी के उसमें पूर्व में चले गए शायद, इस वजह से उनकी हार थी। तो 2 संकट उनके परिसीमन का संकट वो पार कर चुके हैं और अभी जो एक अल्पसंख्यक समाज से एक और उम्मीदवार जो सामने आया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि अगर इतने पॉलिश्ड कल्ला जी हैं तो हो सकता है कि खोखर को समय पर वो मैनेज कर लेंगे, पर वो अब एक आरएलपी पार्टी से उम्मीदवार बन रहा है। पार्टी से उम्मीदवार होना तो है कि खड़ा होने के लिए उसे कोई ना कोई जमीन चाहिए। जी जी। लेकिन कला जी ने जब 9 बार मैनेज किया तो हो सकता है 10वीं बार भी कर। गुलाम मुस्तफा वगैरह उनके साथी रहे, वो बहुत लोग आए, पार्टी से बहुत लोग आए हैं पहले जिन्होंने उनके सामने खड़े हुए, मुस्लिम समाज से खड़े हुए। लेकिन मैंने ये
मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि जिस समय बिल्कुल चुनाव करीब आते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर के वकल्ला जी के पक्ष में आके खड़े पर ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितना ही शोरगुल करें, वकल्ला जी चुपचाप धीरे धीरे अपने मैन टू मैन जो संपर्क में वो लगे हुए हैं। ये दोनों के चुनाव में आपको बहुत स्पष्ट, दोनों के जो प्रचार में बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। क्योंकि ये तो हिंदू जागरण मंच से हैं, इनको रैलियों का तरीका समझ में आया हुआ है, ये उसी तरीके से कर रहे हैं। हर काम में इनकी रैली है, चाहे जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे नामांकन भर रहे हैं, हर चीज में रैली है। जी जी। तो इनका बड़ा लाउड है जो जेठानंद जी का जो तरीका है। और कल्ला जी जबकि पूर्व मंत्री हैं और उनकी कोई संपर्कों में कमी नहीं है, लेकिन कोई शोरगुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि वो बूथ लेवल पर बहुत ही सावधानी से पकड़ बनाते हुए चल रहे हैं, पनडुब्बी की तरह काम कर रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं पनडुब्बी कहना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ वो शांति से काम कर रहे हैं। वो शायद प्रत्येक मतदाता के तक पहुंचना की कोशिश है उनकी, या इसे उनको पता है कि कौन से बूथों तक मुझे पहुंचने की जरूरत है और वहां पर वो सावधानी से पहुंच रहे हैं। चलिए आपका थोड़ा सा लाभ बोल लेते हैं, दोनों को क्या क्या अलग अलग सलाह क्या देंगे जो अब तक जो आपने देखा है? मैं सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ। ये इतना बेमेल कंपटीशन हो रहा है कि इसमें किसी को कुछ सलाह नहीं दी जा सकती है। चलिए तो जी आपने सही कहा कि ये इस बार एक आदमी 10वीं बार लड़ रहा है और एक आदमी पहली बार लड़ रहा है, तो मुकाबला देखने में तो 10वीं बार लड़ने के पक्ष में लगता है, पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक लहर कौन सी कब बनती है, कौन सी लहर उठाती है, कौन सी पटकती है, उसका नतीजा जनता के हाथ में, जनता क्या सोचती है उसका हम देखेंगे। तो आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा लगी। आगे की और भी हम जो पूर्व हैं, कोलायत हैं, जो भी अपनी सातों सीटें हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आप आए और बहुत अच्छा लगा कि हमने आपसे बातचीत की। थैंक यू।